हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, और दिनों की तरह आज भी ठीक 10 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं 10 ताज़ा तरीन खबरों को लेकर। टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे लेकर मैं प्रतिदिन आप सभी से 10 बजे जुड़ता हूं मेरे मित्रों। इसके बाद शाम में मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं, शाम 3 बजे आप सभी के साथ जुड़ता हूं, और उस समय तक की जो बड़ी खबरें होती है उससे मैं आप सभी को रूबरू कराता हूं। मित्रों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को बताऊं कि टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें। मित्रों, खबरें हैं तमाम, जैसे शायद आप हैं अनजान, और हर खबरों का आपको लेना है संज्ञान। इसीलिए मेरे मित्रों मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं, बहुत विस्तार से आपको खबरों को बताता हूं, और मैं आपसे ये अनुनय विनय करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है हमसे प्रतिदिन जब जुड़ते हैं, हमारे वीडियो को, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप साथ साथ अगर किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाती हो, कोई कमी रह जाती होंगी, तो अवश्य ही जो है आप अपने सुझाव हमको दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम जो है उसमें सुधार करने की जितनी भी गुंजाइश रहेगी अवश्य ही करूंगा मेरे मित्रों। आज जो है तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, और अन्य दिनों की तरह आज भी ठीक 10 बजे मित्रों मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं, और आपका भी जुड़ने का हमसे सिलसिला शुरू हो गया है। मित्रों, आज जो है आप सभी को पता है कि जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी आज जयंती है, और उनकी जयंती को मेरे मित्रों जो है शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। तो देश भर में जो है आज शिक्षक दिवस जो है वो धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी जो है वो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी जयंती पे जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि जब जब शिक्षक दिवस है तो शिक्षक का क्या आपके जीवन में महत्व होता है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, जो हमारे बच्चे हैं उनके जीवन में एक शिक्षक का क्या कुछ महत्व होता है, उसके बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा मेरे मित्रों। और आज जो है आगे बढ़ूंगा बिना देर किए, और आगे जो आज की पहली खबर और बड़ी खबर है वो यही है मेरे मित्रों कि आज जो है शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक जी, और उसके साथ साथ जो है वो तमाम जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, सभी ने जो है वो शुभकामनाएं दी है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी है, बच्चों को शुभकामनाएं दी है। शुभकामना देने वालों में जो है, जैसा कि मैंने बताया मेरे मित्रों कि जो शिक्षक दिवस है उस मौके पर, उस पावन अवसर पर जिन जिन लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उसके साथ साथ जो है वो इन सभी ने जो है वो शिक्षक दिवस पे देशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और प्रधानमंत्री ने शिक्षकों का आभार भी व्यक्त किया है, और आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देशवासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि हम कठिन परिश्रम करने वाले शिक्षकों के योगदान के प्रति सदैव आभारी रहेंगे, और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के अतुलनीय योगदान और प्रयासों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है उन्होंने भी इस मौके पर ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शत नमन, और सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। स्कूल से विश्वविद्यालय तक 9 करोड़ शिक्षक देश की अगली पीढ़ी को सक्षम बनाते हैं, शिक्षक दिवस की बधाई, ऐसा जो है वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही साथ जो है वो शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मैं शिक्षक दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, और सभी गुरुजन वृंदों को प्रणाम करता हूं। आइए शिक्षक दिवस के इस उपलक्ष्य में हम अपने शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं माता पिता का धन्यवाद करें, जिनके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसा जो है वो तमाम मंत्री गणों की तरफ से जो है मेरे मित्रों शुभकामनाएं दी जा रही हैं शिक्षक दिवस के मौके पर। तो शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर के अलावा जो है तमाम मंत्रियों और विधायकों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने जो है वो शिक्षक दिवस पे
शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को ये बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि शिक्षक दिवस पे जो है शिक्षक जो है एक आपके जीवन में क्या महत्व है उनका, किस तरह से वो आपके जीवन में जो है अहम भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में मित्रों मैं आप सभी को बताऊंगा। और जो 5 गुण जो है वो किसी भी शिक्षक में होने जो बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे मित्रों, वो 5 गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आप सभी को अवश्य ही बताऊंगा आज। और मैं आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा कि अगर मैं शिक्षक दिवस की बात करूं तो शिक्षकों का क्या आपके जीवन में महत्व हो जाता है, उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं। मेरे मित्रों, शिक्षक का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व होता है। वे हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करते हैं। मैं शिक्षक की बात करूं या गुरु की बात करूं, हालांकि मेरे मित्रों गुरु और शिक्षक में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। शिक्षक जो है वो जो हमें शिक्षा देते हैं, गुरु जो है हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये जो बहुत गूढ़ अंतर है मेरे मित्रों, इसके बारे में, गुरु के बारे में मैं जब कभी बताऊंगा, शिक्षक के बारे में जब कभी बताऊंगा तो उसके बारे में विस्तार से आपको समझाऊंगा कि एक गुरु और एक शिक्षक में कितना अंतर है। लेकिन हम लोग आमतौर पर गुरु जी बोलते हैं, और पहले जो है हम गुरु बोल भी सकते थे, लेकिन आज थोड़ा दोनों में जो है डिफिनेशन, परिभाषा में अंतर हो गया है मेरे मित्रों। समय बदलने के साथ साथ ऐसा हुआ है। जब गुरुकुल में जाते थे, पहले स्कूल का गुरुकुल ही होता था, स्कूल जनरली लोग वहीं राजा महाराजा पहले जो है पूर्व काल में जो है वहीं जाते थे। लेकिन अब जो है हमारे लिए विद्यालय बने हैं, हमारे लिए जो है वो स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जो है हमारे साथ जो है वो शिक्षक होते हैं या टीचर्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, तमाम होते हैं जो हमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन मैं अगर शिक्षकों की बात करूं मेरे मित्रों, आज तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है उसकी माँ होती है, और माँ ही जो है सब प्रथम शिक्षक भी होती है किसी भी बच्चे की। तो माँ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है मेरे मित्रों। माँ सिर्फ जननी ही नहीं होती है, बल्कि माँ जो है वो आपकी शिक्षिका भी होती है। आपको जो है वो यहाँ तक कि वो आपको चलना, बोलना, घूमना, सब कुछ सिखाती है। वो आप उसी के शरण में, उसी के आंचल में रह के आप सब कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं मित्रों आज माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक शिक्षक की बात कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षक का हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व होता है, और वे हमें, यानी शिक्षक हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करते हैं। बचपन में उनकी बताई गई कई बातों को लंबे समय तक हमारे जीवन में असर रहता है, और व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक का काफ़ी महत्व है। पढ़ाने के अलावा भी शिक्षक की कई भूमिकाएं होती है मेरे मित्रों। आज जो है 5 महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में मैं बता रहा हूँ जो एक शिक्षक की भूमिका होती है मेरे मित्रों हमारे आपके जीवन में। सबसे पहले तो ये होता है कि वो हमारे थर्ड पेरेंट्स होते हैं, यानी कि वो तीसरे अभिभावक के रूप में हमारे लिए काम करते हैं। जैसे मैं आप सभी को समझाऊं तो घर के अलावा बच्चा अगर किसी के साथ रहता है तो वह है शिक्षक। यानी घर से बाहर आप जैसे ही अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, चाहे नर्सरी में हो या प्ले स्कूल में हो, कहीं भी, तो आपके अलावा आपका बच्चा जो है वो एक शिक्षक के साथ ही होता है। और वो शिक्षक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। आज तो आप देखते हैं मेरे मित्रों के तमाम प्ले स्कूल खुल गए हैं, वहाँ जो है जनरली महिला ही होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है बच्चों को रहना, बैठना, उठना, खेलना, यही सब सिखाया जाता है प्ले स्कूल्स में। तो मैं मेरे मित्रों ये बता रहा था आप सभी को कि अगर मैं बात करूं तो घर के अलावा बच्चा जो है अगर किसी के साथ रहता है तो वह शिक्षक है। ऐसे में बच्चे के निर्माण में जो है उसे जो है बच्चे के निर्माण में, या फिर उसको शेप देने में, उसको कुछ सिखाने में, उसको पढ़ाने में जो है वो शिक्षक का जो है काफ़ी महत्व होता है। और शिक्षक बच्चे को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि उसे एक बेहतर व्यक्ति बनने में भी मदद करते हैं। और कुछ छात्रों के लिए उनके शिक्षक जो है रोल मॉडल भी होते हैं मेरे मित्रों। मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि एक मध्यस्थ के रूप में भी शिक्षक जो है अहम भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे, तो मैं बताऊं मेरे मित्रों कि शिक्षक जो है बच्चे और उसके पेरेंट्स के रूप में, मध्यस्थ के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट की रूपरेखा की सबसे अच्छी जानकारी शिक्षक ही दे पाते हैं। और ऐसे ही बच्चे का व्यवहार स्कूल के बाद कैसा है इसकी जानकारी लेकर भी शिक्षक बच्चे को सही दिशा देते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे मित्रों तो एक सलाहकार के रूप में भी जो हमारा शिक्षक है, हमारे जो शिक्षक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कैसे मेरे बच्चों, तो शिक्षक जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं उस ज्ञान को जीवन में कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी शिक्षक ही हमें बताते हैं। और शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ उनमें जो है, यानी बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं, ताकि उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। मित्रों आगे बढ़ूं और आप सभी को बताऊं तो अनुशासन का विकास करना जो है वो हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। शिक्षक का काम मेरे मित्रों, शिक्षक का काम होता है कि वह बच्चों में बेहतर अनुशासन का
विकास कर सके, ताकि वे आगे चलकर एक बेहतर इंसान बने। बच्चे तमाम ऐसे कामों को करने से कतराते हैं जो उनके जीवन और भविष्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन बच्चे उन्हें करना नहीं चाहते। और यहाँ जो है शिक्षक की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। और एक शिक्षक जो है वो बच्चों में अनुशासन भरता है, अनुशासन सिखाता है कि किस प्रकार से एक अनुशासन के अंदर रह के हम अपने खुद के लिए, हम अपने घर के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने समाज के लिए और हम अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे मित्रों। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही मतलब का है। और मेरे मित्र, इसी के साथ जो है मैं आप सभी को बताऊं तो रोल मॉडल के रूप में भी जो है शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो है बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इसमें क्या कुछ है मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो कुछ बच्चे अपने शिक्षक को अपना आदर्श या फिर रोल मॉडल के रूप में मानते हैं, और ऐसे में चाहे अनचाहे जो है शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चे न सिर्फ उनकी कही गई बातों को सीखते हैं, बल्कि उन्हें आचरण में भी सीख रहे होते हैं। और इसलिए शिक्षक को अपना व्यक्तित्व भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि आने वाले समय में बच्चे उनसे सीखकर बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो शिक्षक जो है एक रोल मॉडल भी होता है मेरे मित्रों। एक बच्चे के लिए बच्चे बहुत कुछ अपने शिक्षक के आचार व्यवहार से, शिष्टाचार से सीखते हैं, और उसी के रूप में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, और आगे चलकर अपने समाज में, घर परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे मित्रों, ये थी बड़ी खबर जो कि हमें आपको बताना था, और ये खबर जो थी वो शिक्षक के ऊपर थी, शिक्षक दिवस के ऊपर थी। आज जो है पूर्व राष्ट्रपति जैसा कि मैंने बताया कि राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी की जयंती है। तो आज जो है देश भर में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। तमाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनेताओं ने, मंत्रियों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है, और उनकी जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व राष्ट्रपति के प्रति, उनको याद किया है, उनको नमन किया है। मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और खबर जो है वो चीन से लूंगा। आप सभी को पता है कि भारत चीन सीमा पर विवाद चल रहा है, और इस बीच जो है राजनाथ सिंह ने रूस में जो चीन के रक्षा मंत्री उनके साथ मुलाकात की है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अमेरिका किस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ किया, अमेरिका में चुनाव होना है राष्ट्रपति का, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरे मित्रों, उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये देने जा रहा हूँ कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को अगवा किया है। ऐसा दावा जो है कांग्रेस विधायक, जो स्थानीय कांग्रेस विधायक है, उन्होंने किया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने यह दावा किया है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के 5 लोगों को अगवा कर लिया है। मित्रों, खबर के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात तनाव जो है वह जारी भी है अभी भी। मैं एक बार फिर से बताऊं कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जारी है, और इसी तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक जो है निनांग इरिंग जो है विधायक का नाम है निनांग इरिंग नाम के विधायक का कहना है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने सुबासरी जिले के 5 लोगों को अगवा कर लिया है। उन्होंने जो है केंद्र सरकार से नागरिकों को छुड़ाने का अनुरोध किया है। मेरे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को बताऊं, ये बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश के जो कांग्रेस विधायक है निनांग इरिंग, उनका दावा है कि जो चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, उसने सुबासरी जिले के 5 लोगों को अगवा कर लिया है, और विधायक ने कहा है कि केंद्र सरकार से नागरिकों को छुड़ाने का अनुरोध किया है विधायक ने। मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि निनांग इरिंग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि चौंकाने वाली खबर है। उन्होंने आज ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह चौंकाने वाली खबर है। हमारे राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबासरी जिले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन के PLA द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कुछ महीने पहले भी इसी तरह की घटना घटी थी। PLA और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगवा लोगों को छुड़ाए। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो एक खबर जो है वहाँ के स्थानीय जो अखबार है उसके हवाले से मैं आप सभी को बताऊं तो अरुणाचल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तागिन समुदाय से संबंधित 5 लोगों को नाचो के पास जंगल से उस समय अपहरण कर लिया गया जब वे शिकार कर रहे थे, और इसकी जानकारी अपहृत व्यक्तियों में से एक के रिश्तेदार ने दी है। और जिन ग्रामीणों का जो है अब कथित तौर पर अपहरण किया गया है, उनके नाम जो है टोच सिंगकम, मैं नाम बता रहा हूँ, जिन 5 लोगों को जो है वो अपहरण किया है, चीनी सेना के द्वारा अपहरण किया गया है। ऐसा दावा जो है कांग्रेस विधायक की तरफ से की गई है। वहाँ एक स्थानीय अखबार में भी ये समाचार छपी है मेरे मित्रों। इसलिए मैं उन 5 का नाम बताऊं जिनका अपहरण हुआ है। वो उनका नाम है टोच
सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, डोंगटू इबिया, तन्नू बेकर और नार्गो डीरी। तो ये जो है मेरे मित्रों बड़ी खबर है जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ। और 2 अन्य ग्रामीणों को जो अपहृत व्यक्तियों के साथ गए थे और किसी तरह भागने में कामयाब रहे, उन्होंने लोगों को घटना के बारे में बताया है। ऐसी खबर आ रही है कि इन लोगों के साथ 2 और लोग गए थे जो किसी तरह से वहाँ से अपहृत व्यक्तियों के साथ गए थे और वहाँ से वो किसी तरह से भागने में कामयाब रहे और उन्होंने इसकी जानकारी जो है वो अपने रिश्तेदारों को दी। उसके बाद जो है खबर मीडिया में छपी है और अभी जो है वो जैसा कि मैंने बोला कि जो कांग्रेस के विधायक है उसकी तरफ से भी ये कही गई है बात और केंद्र सरकार से ये अपील की गई है कि आप जो है उनको छुड़ाइए। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी को बताऊं कि रिश्तेदारों ने अभी तक इस घटना के बारे में भारतीय सेना के साथ कोई बातचीत नहीं की है और इस घटना से जो है वो नाचो के ग्रामीण दहशत में है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ ये भी बताऊंगा आप सभी को कि पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि वह शनिवार सुबह सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करने और घटना के बारे में पता लगाने के लिए नाचो रवाना होंगे और परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से जो है संबंधित अधिकारियों से इस घटना पर गंभीरता से ध्यान देने और 5 को जो है देश वापस लाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। इसके बारे में फिलहाल जिला प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है मेरे मित्रों। तो ये जो है तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आप सभी को जानना जरूरी था। इसी के साथ आज की जो चौथी बड़ी खबर है मेरे मित्रों, वो भी भारत चीन सीमा पर जो है वो भारत चीन सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर है। और इसमें खबर ये है मेरे मित्रों कि भारत चीन सीमा पर क्या कम होगा तनाव। LAC पर जो है तनातनी के बीच मॉस्को में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है। तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट की इस बैठक में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। मेरे मित्रों, खबर के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शुक्रवार को मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष जनरल वी फेंग से मुलाकात हुई है और चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो है पिछले करीब 4 महीने से चले आ रहे गतिरोध के बीच यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर मैं सूत्रों के हवाले से खबर दूं मेरे मित्रों, तो सूत्रों से के मुताबिक बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बनाए रखने की बात कही है और इसके अलावा उन्होंने सैनिकों को यानी चीनी सैनिकों को जो चीन से कहा है, चीन के रक्षा मंत्री से जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखने की बात कही है और इसके अलावा उन्होंने सैनिकों को तेजी से हटाने के मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने साफ कहा कि शांति के लिए चीन को सेना पीछे हटानी ही होगी, ऐसा जो है वो जोर देकर राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है जो चीन के रक्षा मंत्री है उनसे। मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलूं कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में है और यह मुलाकात जो है वो इस बैठक से अलग हुई है। दोनों की मुलाकात जो है बैठक से अलग हुई है, चीनी रक्षा मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच मॉस्को के होटल मेट्रोपोल में मुलाकात हुई जहां चीनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने से मिलने के लिए जो पहुंचे थे, यानी कि चीन के जो रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह से मिलने के लिए होटल मेट्रोपोल पहुंचे थे। वहीं पे जो है तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट की बैठक हुई और रक्षा मंत्री के साथ दोनों देशों के शिष्टमंडल भी, दोनों देशों की तरफ से जो है वो अधिकारियों का शिष्टमंडल भी था जब बातचीत हो रही थी उस समय। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं थोड़ी सी जानकारी और दूंगा तो भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले सप्ताह पेगोंग झील के दक्षिण किनारे पर हुए ताज़ा घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ने के मद्देनजर जो है वो इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चीन और भारत के सैनिकों के बीच गत 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है, जिसमें भारत के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए थे और चीन के भी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि मई की शुरुआत में विवाद के बाद ऐसा तीसरी बार है जब चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि ये जो है तीसरी बार है जब चीन के रक्षा मंत्री ने हमारे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के लिए समय मांगा था। और मेरे मित्रों, थोड़ी और जानकारी है और जानकारी यह है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में नंबर 2 के हैं और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष है। वही जनरल वेई मिसाइल फोर्स के पूर्व कमांडर, स्टेट काउंसलर और शक्तिशाली सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य हैं। CMC का ही PLA पर नियंत्रण है और इसके मुखिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। मेरे मित्रों, ये बताता चलो आप सभी को कि दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से उस समय जो है बढ़ गया जब भारतीय सेना ने
पेंगोंग त्सो में जो है वो 5 दिन पहले चीन सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ को नाकाम करते हुए उस ऊंचाई वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। और मेरे मित्रों, मैं बताऊं आप सभी को तो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्रियों के संघाई सहयोग संगठन के बैठक में शामिल होने के लिए 10 सितंबर को रूस की राजधानी मॉस्को जाएंगे। और मैं आप सभी को यह भी बताता चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तरफ से कई चुनौतियों पर एक सेमिनार के दौरान बोलते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है सीडीएस जो है हमारे जनरल बिपिन रावत, चीन और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के जो है समन्वित कार्रवाई के नॉर्दर्न और वेस्टर्न सीमाओं पर एक साथ खतरा बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारतीय सेना इस संयुक्त खतरे की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। और मेरे मित्रों, इस बीच आप सभी को ये पता भी होगा कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं अभी नरवणे, वो भी जो है अभी लेह लद्दाख में है, वहाँ पे जो है सीमा पे अभी गए हैं, वहाँ का जायजा लिए हैं वो। और मेरे ख्याल से अभी वो वहीं है या फिर लौट आए हैं। इसकी जो है वहाँ पे जाकर उन्होंने तमाम जो भारत और चीन की सीमा है, एलएसी है, वहाँ पे जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। और मतलब हमारी सेना जो है हर तरह से तैयार है। बातचीत तो ठीक है, सरकार के लेवल पर बातचीत हो रही है, लेकिन किसी अनहोनी अगर होगी, कोई अगर चीन अगर आंख दिखाने की कोशिश करेगा, घुसपैठ की कोशिश करेगा, नापाक हरकत उसकी तरफ से की जाएगी, तो अवश्य ही हमारी सेना जो है वो हर तरह से सक्षम है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है अमेरिका से है, चूंकि इसलिए कि ये खबर चुनाव से जुड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है, इसलिए इस खबर को मैंने ऊपर लिया है मेरे मित्रों। और इसमें खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत के पास है मोदी जैसा शानदार नेता और भारतीय अमेरिकी मुझे ही वोट करेंगे। यानी कि एक तरह से उन्होंने मोदी के नाम पर वोट की अपील की है। जो भी हमारे देश के लोग अमेरिका में रहते हैं, जो एनआरआई हैं, उनसे जो है उन्होंने वोट की अपील की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसके बारे में मैं बताऊं मेरे मित्रों। आप सभी को पता है कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और वहां की दोनों राजनीतिक पार्टियां भारतीय अधिकारियों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के वर्तमान पद के जो उम्मीदवार है और वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास के दिन अमेरिका में राम की भव्य तस्वीर स्क्वायर पर लगवाते हैं। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि उधर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति पद के नेता हैं, उम्मीदवार हैं, जो बिडेन की मैं बात कर रहा हूं मेरे मित्रों, तो जो बिडेन भी भारतीय अमेरिकी को लुभाने के लिए जैनियों के त्यौहार के दिन जैनियों को बधाई तक देते हैं। ऐसा ही एक प्रयास जो है डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी सभा में एक बार फिर दिखा है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधन के दौरान जो है संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के लोगों की प्रशंसा की है उन्होंने, और साथ ही साथ कहा है कि यहाँ के लोग महान है, यानी भारत के लोग महान है और उन्होंने एक शानदार नेता को चुना है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय लोगों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शानदार नेता का समर्थन प्राप्त है। और मेरे मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप ने और बहुत कुछ कहा है। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक है और वे बेहद ही शानदार काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अधिकांश भारतीय अमेरिकी उन्हें ही वोट करेंगे। और इसके साथ मेरे मित्रों, मैं आप सभी को यह भी बताता चलूं कि भारतीय अमेरिकियों को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो है चीन पर भी हमला बोलते हैं और वे अक्सर हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ रहे दखल को चिन्हित करते हुए भारत को समर्थन देने की बात करते हैं। उन्होंने इस दौरान चीन के आक्रामक रवैये पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय रूस से भी अधिक चीन की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वह जो काम कर रहा है वह कहीं ज्यादा खराब है। और उन्होंने कहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन द्वारा उत्पन्न एक वायरस ने दुनिया भर के 188 देशों में तबाही मचा रखी है। और ट्रंप ने आगे कहा कि अभी बहुत ही खराब स्थिति है और हम इसके लिए चीन और भारत की मदद के लिए हमेशा ही तैयार है। उन्होंने कहा कि हम इन मसलों पर दोनों देशों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के चालाकी को पूरी दुनिया समझ रही है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलो कि भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ समय में कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ समय में कई तरह के प्रतिबंध भी चीन पर लगाए हैं और इन प्रतिबंधों के चलते चीन की बौखलाहट अमेरिका और भारत के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बौखलाहट के चलते चीन कभी पाकिस्तान और कभी नेपाल को जो है उकसाता आ रहा है मेरे मित्रों। तो ये जो है बड़ी खबर थी जो आप सभी को देना था मेरे मित्रों। इसी के साथ बिहार की बात किए बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और चुनावी सरगर्मी के बीच जो मैं आपको जो खबर देने वाला हूं वो जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है खबर और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है खबर। क्या कुछ खबर है मेरे मित्रों।
मुझे ऐसा लगता है, मैं सवाल ये लहजे से इस खबर की शुरुआत करूंगा, क्या जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष है, जीतन राम मांझी, वो एनडीए में फूट डालने का काम कर रहे हैं? क्या जीतन राम मांझी नुकसान पहुंचाएंगे एनडीए को? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो है जीतन राम मांझी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसमें नाराजगी है। मेरे मित्रों, जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में मैं बताऊं आप सभी को। तो खबरों में खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों। तो बिहार में सत्तारूढ़ जो एनडीए है उसमें वापसी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जो है जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान आर पार के मूड में है मेरे मित्रों। जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग कहते हैं कि जहां जनता दल यू प्रत्याशी होंगे वहां लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में जहां लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां हमारी पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी भी उतारेंगे हम, ऐसा जो है जीतन राम मांझी का कहना है। जीतन राम मांझी का स्पष्ट तौर से कहना है, कहीं जो है वो जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि अगर जनता दल यू जहां अपना उम्मीदवार उतारेगा वहां जो है उनकी पार्टी भी अपनी ओर से उम्मीदवार उतारेगी। उसी पर जो है प्रतिक्रिया देते हुए जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अभी एनडीए में शामिल हुए हैं, जीतन राम मांझी, उनका कहना है कि अगर जेडीयू के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार उतारेगी तो मैं भी लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार उतारूंगा, ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है। मेरे मित्रों, एनडीए में तालमेल बिठाकर चुनाव लड़े तो देश और राज्य, ऐसा जो है जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि एनडीए में तालमेल बिठाकर चुनाव लड़े तो देश और राज्य के लिए भी सही होगा, नहीं तो सभी के लिए मुश्किल हो सकती है। इससे पहले जीतन राम मांझी चेतावनी भी दे चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कतई जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई बगावत करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जीतन राम मांझी। खैर, ये जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं मेरे मित्रों, इनका कुछ ठिकाना तो है नहीं। पहले एनडीए में थे, एनडीए से महागठबंधन में आए, फिर जो है अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं और जहां इनको लगता है कि हमें कुछ फायदा होने वाला है तो वहां से छोड़ के ये कहीं और चले जाते हैं। खुद चुनाव हार जाते हैं, दो जगह पिछले बार भी 15 में लड़े थे चुनाव, एक सीट हार गए थे, एक जगह से जीते थे। नीतीश कुमार ने तो इतना विश्वास किया था, इनको सीएम तक बना दिया था बिहार का, लेकिन अब देखे थे जब इनको सीएम पद से हटना था तो किस तरह से ड्रामा हुआ था बिहार में। खैर, राजनीति है, राजनीति में ये सब चलता है मेरे मित्रों। राजनीति में कोई संत तो होता नहीं है, संत बन के कोई राजनीति नहीं कर सकता है मेरे मित्रों, उसके लिए जो है साम दाम दंडभेद सारे अपनाने पड़ते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए आप सभी को बताऊंगा कि निर्वाचन आयोग का जो है बड़ा बयान आया है, बल्कि बड़ा फैसला आया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि बिहार में 29 नवंबर तक हो जाएगा विधानसभा का चुनाव किसी भी हाल में, यानी कि कोरोना संक्रमण के दौर में बिहार विधानसभा चुनाव के समय पर होने को लेकर जारी संशय अब खत्म हो गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव 29 नवंबर से पहले करा लिया जाएगा और विधानसभा की सभी 243 सीटों के साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट का उपचुनाव भी संपन्न कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पूरा कर लिया जाएगा। उसी दिन जो है वो वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसी समय के देश के विभिन्न राज्यों के जिन 64 विधानसभा सीटों तथा एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे, ऐसा भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसे 29 नवंबर 2020 तक जो है वो हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। और उसी चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में जहां भी 64 जगह जो है उपचुनाव होने हैं वहां और एक जगह एक सीट पे जो है जो लोकसभा की एक सीट जो है वाल्मीकि नगर, जैसा कि मैंने बोला, वहां भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इसमें बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और मेरे मित्रों, चुनाव आयोग ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों से विधानसभा
चुनाव कराने को लेकर उनकी राय मांगी थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने फिलहाल चुनाव टालने का आग्रह किया था कोरोना की वजह से। और सत्ताधारी एनडीए में शामिल एलजेपी ने भी कोरोना संक्रमण और बाढ़ के दौरान चुनाव कराने का विरोध किया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने का फैसला किया है। अब स्पष्ट हो गया है चुनाव समय पर होंगे, बार बार चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है और इसीलिए पहले ही जो है वो इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। और गाइडलाइंस के अनुसार जो कहा गया है, गाइडलाइंस में चुनाव आयोग की तरफ से जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं मित्रों, उसमें क्या कुछ कहा गया है वो आप सभी को बताओ। तो गाइडलाइंस में जो है साफ तौर से कहा गया है कि प्रत्याशियों को नामांकन पत्र, शपथ पत्र और जो नामांकन के लिए जमानत राशि जो है वो ऑनलाइन जमा करना है। और चुनाव से जुड़े परिसर, कमरे या हॉल में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और वहां साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से जरूरी होगी मेरे मित्रों। और चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। और चुनाव आयोग के लिए घर घर जाकर 5 लोगों को ही जनसंपर्क की अनुमति दी जाएगी। और तमाम बातें इसमें कही गई है मेरे मित्रों कि जो प्रत्याशी होंगे उनको किस तरह से लोगों से संपर्क करना है। 5 गाड़ियों की अनुमति ही होगी और किसी गांव में अगर आप जा रहे हैं तो वहां जो है 5 लोगों के साथ ही जाएंगे अगर आप संपर्क में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है मेरे मित्रों। ठीक है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है, लेकिन आज भी आप बिहार को देखिए, बिहार में जाइए तो वहाँ पे जो है जिस गांव में भी प्रत्याशी जाते हैं, उम्मीदवार जाते हैं, संभावित उम्मीदवार बोलिए अभी, चूंकि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिनको लगता है कि उनको जो है टिकट मिल सकता है, वो जो है लगातार पहले से साल 2 साल 5 साल से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, तो वो अगर किसी भी गांव में जाते हैं तो 5 आदमी तो छोड़िए, वो कई लोगों के साथ जाते हैं और पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। मास्क नहीं है लोगों के चेहरे पे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये देखिए, आप जाइए बिहार में, पता करिए क्या स्थिति है। तो ये गाइडलाइन जारी करने से नहीं होता है, सिर्फ गाइडलाइंस का अनुपालन भी कराना होता है या करना होता है। खैर मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है पंजाब से है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा हमला बोला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के साथ मिलकर पंजाब में मुश्किलें पैदा कर रहा है। मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के साथ मिलकर पंजाब में मुश्किलें उत्पन्न कर रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो है आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं, संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल, उनको जो है विदेशी ताकतों के हाथ में न खेलने की नसीहत दी है। और मेरे मित्रों, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता अपने संकुचित राजनीतिक हितों के लिए राज्य के लोगों के स्वास्थ्य से जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एक तरफ वे, मुख्यमंत्री ने कहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि एक तरफ वे यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता संकट के इस समय में मिलकर लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से महामारी को लेकर गलत प्रचार के जरिए पंजाब में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और इससे भी पुष्टि होती है कि आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तान से हो रहे प्रचार के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। और यही नहीं मेरे मित्रों, ऐसी वीडियो फैलाने के लिए आप आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि लोग इन झूठी अफवाहों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने पूछा कि क्या यह सरहद पार से ऑपरेट कर रहे समाज और पंजाब विरोधी एजेंटों के हाथों में खेलने के समान नहीं है। ये बड़ी बात है मेरे मित्रों, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि फिरोजपुर जिले के गांव मिश्रीवाला से के जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अमरिंदर सिंह को पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्ट वायरल करने के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एक बार फिर से मैं ये बात बताऊं मेरे मित्रों कि फिरोजपुर जिले के गाँव मिश्रीवाला के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमरिंदर सिंह को पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्ट वायरल करने के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 31 वर्षीय अमरिंदर ने वीडियो में दावा किया था कि डॉक्टर कोविड मरीजों के महत्वपूर्ण अंगों को निकाल रहे हैं
और मुख्यमंत्री का कहना है कि यह वीडियो पाकिस्तान में बनाई हुई लगती है और पंजाब पुलिस के मुताबिक पटियाला में भी एक पत्रकार को इस तरह की खबरें वायरल करने के एवज में $100 देने की पेशकश की गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया अमरिंदर सिंह आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और फिरोजपुर विधानसभा हल्के से जो है आम आदमी पार्टी की MLA टिकट का इच्छुक है। वह आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और पार्टी के प्रदर्शन में हिस्सा लेता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने DGP जो है पंजाब के दिनकर गुप्ता को जो है वो पत्रकार को भी कई पेशकश की भी जांच करने को कहा है। और मेरे मित्रों, इसमें थोड़ी और जानकारी है और वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से कोविड के इलाज के लिए सफल प्रबंधों के दावों को भी गलत कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के से जो है वो 4500 से अधिक 4500 यानी 4500 से अधिक मौतें हो चुकी है, जबकि पंजाब में यह संख्या मात्र 1690 है। दिल्ली में 10 लाख मरीजों के पीछे मौत दर 268.6 है, जबकि पंजाब में 60.9 है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि दिल्ली की बदतर हालत का अंदाजा इससे लगता है कि केसों के मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दिल्ली की बदतर हालत का अंदाजा इससे लगता है कि जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है, कोरोना संक्रमितों के मामले में दिल्ली देश में 6ठे स्थान पर है, जबकि पंजाब जो है 17वें स्थान पर है। दिल्ली में मौजूद 14,151 बेड के मुकाबले पंजाब में बेड की संख्या 21,431 है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 10,000 प्लस ऑक्सीमीटर वितरित किए गए हैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्करों और घरेलू एकांतवास वाले यानी होम क्वारंटाइन वाले मरीजों की जो सहायता के लिए और 50,000 ऑक्सीमीटर की खरीद के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। हालांकि ये तुलना सही नहीं है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, क्योंकि दिल्ली में जो है दिल्ली बहुत सघन आबादी है, दिल्ली में भीड़ भाड़ है, दिल्ली में जो है देश भर के लोग आते हैं रहते हैं। और कोरोना जब शुरू नहीं हुआ था, कोरोना महामारी जब जो है पैर ही रखा था, कदम रखा था, रखी थी कोरोना वायरस अगर कदम ही रखा था दिल्ली में, तो वो जो है बाहर से जो लोग ज़्यादा देश विदेश से जो है वो ज़्यादातर लोग जो है यहीं आते हैं, दिल्ली में आते हैं, पंजाब तो बाद में जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि दिल्ली जो है आबादी घनी है, ज़्यादा जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, छोटी जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं, सघन आबादी है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ कोरोना ज़्यादा होगा। तो ये तुलना मैं सही नहीं मानता हूँ। खैर, मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ मेरे मित्रों और कोरोना की बात कर लेता हूँ, चूँकि आप सभी को पता है कि कोरोना जो है किस तरह से हमारे देश में पाँव पसार रहा है। तो तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो तो कोरोना जो है लगातार रिकॉर्ड दर्ज करा रहा है। कोरोना वायरस जो है वो प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है मेरे मित्रों। और अब जो है मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार हो गया है हमारे देश में। और 24 घंटे में मेरे मित्रों एक बार फिर से कोरोना ने रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 87,115 केस मिले हैं, यानी 87,115 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर। और 69,000 लोग ठीक भी हुए। देश में अब तक 69,635 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा आंकड़ा हो गया मेरे मित्रों। मैं आगे बढ़ूं और आप सभी को बताऊं कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शुक्रवार को 40 लाख के पार हो गया और अब तक 40,17,348 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो है रिकॉर्ड 87,115 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मेरे मित्रों। और एक दिन पहले भी जो है 84,000 एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को भी जो है वो 84,000 मरीज संक्रमित पाए गए थे, नए मरीज। और लेकिन राहत की बात यह है मेरे मित्रों कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 31 लाख के अधिक हो चुकी है और अब तक 31,02,490 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं अस्पतालों से। और शुक्रवार को 69,625 मरीजों को जो है अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। और अभी 8,43,367 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में, देश के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जबकि अब तक 69,635 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा हो गया मेरे मित्रों। अब तो हम 1 लाख के करीब पहुंचने जा रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर जो है 1,066 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ वो कोविड-19 इंडिया के मुताबिक बता रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले भी संक्रमित पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट ऐसे समय पॉजिटिव आई है जब 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर से राज्य का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। और राज्य में शुक्रवार को रिकॉर्ड 19,000
जो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में शुक्रवार को रिकॉर्ड जो है 19,218 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और इसी के साथ है जो है महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 8,63,062 हो गई है और इनमें 6,25,773 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,10,978 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। और संक्रमण के चलते जो है 25,964 मरीजों की मौत हो चुके हैं। मेरे मित्रों, महाराष्ट्र में ही अब तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना संक्रमण की वजह से। और मित्रों, अगली खबर की तरफ बढ़ूंगा, जो कि आज जो है वो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी हुई खबर है। और खबर यह है कि आज शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के कोर्ट में पेशी होगी। अब जो है 10 बज चुका है, 10 से ज़्यादा हो गया मेरे मित्रों, हो सकता है उनकी पेशी हो गई। अपडेट नहीं है मेरे पास, अपडेट आएगा तो बताऊंगा अवश्य ही आप सभी को। तो खबर यह है कि आज शोभित चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, और सैमुअल मिरांडा, जो कि जो हाउस मैनेजर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उनको कल गिरफ्तार कर किया गया था और आज जो है वो कोर्ट में दोनों की पेशी है। और खबर यह है कि दीपेश सावंत की भी गिरफ्तार होना लगभग तय है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी भी तय है सावंत की। और 16वें दिन जो है आज सीबीआई कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी मेरे मित्रों, खबर ये है। और खबरों के विस्तार में जाऊं और आप सभी को बताऊं तो सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करने वाले दीपेश सावंत को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, यानी कि एनसीबी जो है गिरफ्तार कर सकती है। और इसके साथ ही साथ मेरे मित्रों पूरी रात उससे पूछताछ हुई है, ऐसी खबर आ रही है। और इस मामले में जो है वो एनसीबी ने, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार देर रात रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। और आज जो है दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है और जहां से उन्हें एनसीबी की कस्टडी में भेजा जा सकता है। आज उनका मेडिकल टेस्ट भी होना है दोनों का, यानी कि जो शोभिक चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती का भाई, और सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, दोनों का मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, बल्कि होगा। और रिया की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है मेरे मित्रों। खबर यह है कि आज ही एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। और सूत्रों से हवाले से ये खबर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर शोभिक यह नकार नहीं सका कि उसने रिया के कहने पर ही कई बार ड्रग्स खरीदा था, इसलिए माना जा रहा है कि अभिनेत्री की गिरफ्तारी भी लगभग तय है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो शुक्रवार की सुबह 6:40 पर रिया और मिरांडा के घर पर छापे के साथ शुरू हुई एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई अभी भी जारी है। और इसके अलावा सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 16वां दिन है। सुशांत के संपर्क में रहे कुछ और लोगों को आज डीआरडीओ ऑफिस बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। और मित्रों, जो है आगे बढ़ूं और आप सभी को बताऊं तो ड्रग्स पेडलर से शोभिक के संपर्क से मिले हैं सबूत। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी जो जांच चल रही है, उसकी जो तहकीकात चल रही है, उसके बारे में मैं बताऊं मेरे मित्रों तो ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए कैजान, बासित परिहार और जैद से शोभिक का सीधा संपर्क था। और शोभिक और बासित की मुलाकात फुटबॉल क्लब में हुई थी। बासित ने शोभिक की मुलाकात सोहेल से करवाई थी, जो उन्हें ड्रग सप्लाई किया करता था। एनसीबी के मुताबिक अगर मैं बोलूँ आप सभी को, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने मुंबई की एक अदालत को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार किए गए बासित ने कहा है कि वह शोभिक के कहने पर ड्रग्स खरीदता था। और मेरे मित्रों, इसमें थोड़ी और जानकारी यह है कि मिरांडा और जैद के बीच जो है वो संपर्क भी साबित हुआ है। और कहा ये जा रहा है कि ये जो मिरांडा है, मिरांडा ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदता था। जैद के जरिए मिरांडा बर्ड्स लिया करता था और मिरांडा को जैद का नंबर शोभिक ने ही दिया था। जैद ने भी पूछताछ में कबूल किया कि सुशांत की मौत के बाद जुलाई के अंत में भी उसने मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की थी। और जैद ने यह भी कहा कि शोभिक ने इसके लिए नगद पैसे दिए थे। और मेरे मित्रों, ये खबर एक और है इसमें, और वो भी बड़ी खबर है। और खबर ये है कि मिरांडा की पत्नी जो हाल जानने के लिए एनसीबी ऑफिस पहुंची। इस बीच जो है गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद मिरांडा के वकील और पत्नी जो एनसीबी के ऑफिस पहुंच गए। और मिरांडा के वकील ने मीडिया को बताया कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, वे केवल यह जानने आए हैं कि मिरांडा पर क्या आरोप है और उन्हें किस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे मित्रों, इस बीच ये भी जानकारी देता चलो कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने बताया है कि शोभिक और मिरांडा पर इंडियन और फॉरेन करेंसी से ड्रग्स खरीदने का आरोप है। टेक्निकल एविडेंस के बाद दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो सबूत मिले उन्हें शोभिक और मिरांडा नकार नहीं सके। दोनों को जो है वो ऑफेंसेस ऑफ ड्रग्स कंजप्शन, उसके बाद जो है अरेंजिंग, प्रोक्योरिंग
ड्रग जैसे एनडीपीएस के सेक्शन 20B, 28 और 29 के तहत अरेस्ट किया गया है और इसके बाद जो 27 सेक्शन भी उसमें शामिल है। और मेरे मित्रों, जानकारी ये भी देता चलो आप सभी को कि शोभिक की गिरफ्तारी पर सुशांत के परिवार की पहली प्रतिक्रिया आई है। अभिनेता की बहन श्वेता ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि बहुत अच्छा कर रहा है एनसीबी और भगवान का शुक्र है हम सभी का सच की दिशा में ही मार्गदर्शन करते रहे। ये जो है रिया चक्रवर्ती, ये जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है श्वेता, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और मेरे मित्रों, थोड़ी सी जानकारी ये जल्दी से देता चलो कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। ये मैंने पहले ही बताया आप सभी को। एनसीबी आज दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। शोभिक रिया चक्रवर्ती का भाई है जबकि मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर रह चुका है। और एनसीबी की ओर से दोनों को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब रिया चक्रवर्ती पर भी गिरफ्तार की तलवार जो है लटक गई है, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का भाई है। और एनसीबी के समन जारी कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद जो है लगभग 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद एनसीबी ने कहा कि अगले 2 घंटे में शोभिक चक्रवर्ती और मिरांडा को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी के जो उप निदेशक है केपीएस मल्होत्रा, जिनके बारे में मैंने अभी बताया आप सभी को, उन्होंने कहा कि हमने शोभिक और मिरांडा के परिवारों को सूचित कर दिया है और दोनों को जो है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की कई धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। मल्होत्रा ने कहा कि शनिवार को शोभिक, सैमुअल और इब्राहिम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मेरे मित्रों, आप सबको बताता चलो कि ड्रग पेडलर के मामले में एनसीबी ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। इसमें जैद विलात्रा, अब्बास लखानी और करण अरोड़ा शामिल है। और लखानी और अरोड़ा को एक अन्य मामले में विशेष इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और एनसीबी ने दावा किया है कि उसे सैमुअल, मिरांडा, ड्रग पेडलर और रिया के भाई शोभिक के बीच जो है डायरेक्ट लिंक मिले हैं। एनसीबी ने ड्रग की तस्करी मामले में जैद विलात्रा से पूछताछ के आधार पर बांद्रा से बासित परिहार को भी गिरफ्तार किया। एनसीबी के सूत्रों ने बताया है कि दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक के नाम का खुलासा किया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत से कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत प्रकरण से जुड़े मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किए गए अब्दुल बासित परिहार ने बताया है कि वह शोभिक चक्रवर्ती के निर्देशों पर मादक पदार्थ खरीदा करता था और एनसीबी ने यह जानकारी अदालत को दी है। मामले की जांच के सिलसिले में प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती और अभिनेता सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के परिसरों में एनसीबी ने शुक्रवार को छापेमारी भी की थी और इसके बाद जो दोनों को पूछताछ के लिए तलब भी किया गया। मुंबई की अदालत ने शुक्रवार को परिहार, जो कि 23 वर्षीय है, उसको 9 सितंबर तक जो एनसीबी की हिरासत में भेजा है और इनके पास से जो है क्यूरेटेड मारिजुआना जब्त किया गया है। एनसीबी की पूछताछ में विलात्रा ने बताया कि वह बांद्रा पश्चिम में एक भोजनालय चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसके बाद उन्होंने ड्रग पेडलर का काम शुरू किया और विलात्रा ने आरोप लगाया कि वह इब्राहिम और परिहार के संपर्क में था। दूसरी ओर से जो है वो परिहार ने कथित रूप से एनसीबी को बताया कि वह रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक के निर्देश पर विलात्रा और इब्राहिम से ड्रग्स मंगवाता था, जिसे राजपूत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को देने के लिए कहा गया था। और शोभिक के एक मैनेजिंग चैट से जो है वो पता चला है कि 17 मार्च को उसने मिरांडा के साथ विलात्रा का नंबर शेयर किया था और वे 5 ग्राम के लिए 10,000 भुगतान करने के लिए कहा। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि मिरांडा और विलात्रा को 17 मार्च को सेम लोकेशन पर जो है वो ट्रैक किया गया था। एनसीबी के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि हमने मिरांडा और शोभिक के घरों में छापेमारी की और कुछ सबूत एकत्र किए। जांच प्रारंभिक चरण में है, हालांकि अधिकारी ने जो है वो सबूतों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने विलात्रा से जो है वो 9,55,750 भारतीय मुद्रा यानी रुपए जो है वो 9,55,750 और जो है 2,081 यूएस डॉलर, 180 ब्रिटिश पाउंड और 15 दिरहम बरामद किए हैं। तो ये जो है बड़ी खबर थी मेरे मित्रों आज की, जो आप सभी को बताना था। और इसी के साथ मैं आप सभी से जो है विदा लूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, मेरे कार्यक्रम को लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मेरे मित्रों, मैं अपने मित्रों का धन्यवाद कर दूं। हमारे साथ रंजय जी जुड़े हैं और तमाम ऐसे लोग जो हैं जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। और आप सभी को मैं बताता चलूँ कि अभी से ठीक
तकरीबन सवा दो घंटे बाद, यानी कि हम 12 बजे आप सभी से जुड़ेंगे। और आप सभी से जब जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे पितृपक्ष की, और पितृपक्ष में कैसे हम अपने पूर्वजों का जो है वो पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है क्या दान करेंगे, क्या पुण्य करेंगे, किस तरह से तर्पण करेंगे, किस तरह से पिंड दान करेंगे कि पूर्वज जो है हमें हमें हमसे हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और जो भी हमारे जन्म कुंडली में हमारे जीवन में जो पितृ दोष लगे हुए उनको हम कैसे दूर करेंगे, उसके बारे में मैं सविस्तार से आप सभी को जानकारी दूंगा मेरे मित्रों। अभी के लिए इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम, गुड बाय।